तो सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम अपनी क्लास 5 पर आ जाते हैं, कक्षा 12 की। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक हम कुल 4 क्लास पूरी कर चुके हैं कक्षा 12 की। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और यदि आपने पिछली क्लासों को बड़े ध्यानपूर्वक देखा हो तो आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको बड़े अच्छे से याद है तो। और मुझे अच्छा है कि मुझे इतना पता है कि आप लोग बहुत काम सब कुछ बहुत अच्छे ध्यान से कर रहे हैं, तो आपको याद तो पक्का होगा क्योंकि आप लोगों ने सभी ने पिछली क्लास जरूर देखी है। तो अब हम जो अगली क्लास है उस पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास में टॉपिक क्या है। जैसे कि आपने पता है कि लास्ट टॉपिक तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है? बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, आपको पता होगा आपके जगह पर क्या बोलते हैं, क्योंकि भाषाई विवाद हर जगह है। तो मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को आपको बड़े ध्यान से समझना है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये कोई पॉइंट है और इस पर कोई आवेश है आपके पास में, ये हो गया जी आपका बिंदु आवेश। ठीक है, समझ लीजिए बिंदु वो है, इस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। और हम इसके बाद विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, किसमें? ई वेक्टर में एक आवेश को लेकर आते हैं अनंत से। कहाँ से? अनंत से। उसका नाम है प्लस क्यू जीरो। और आपको पता ही होगा कि प्लस क्यू जीरो क्या होता है? परीक्षण आवेश है। तो जो हमने अपने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि परीक्षण आवेश क्या होता है, जिस पर हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो आपने समझ में आ रही है कि एक बिंदु आवेश है ओ पर और एक परीक्षण आवेश है प्लस क्यू जीरो को हम अनंत से ला रहे हैं, बिंदु पी तक लाए हैं, और जहां पर बीच की दूरी है सपोज कीजिए स्मॉल आर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फिगर। फिगर में क्या है? बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है, जिसके बाद विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को अनंत से बिंदु पी तक लाया जाता है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। बस इतना सा फिगर है और इसी में आपका टोटल निकल भी जाएगा कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र और क्या नहीं होता है। सबसे पहले तो देखिए, आपने जो फिगर बनाया है उसकी हिंदी लिखना अनिवार्य है कि आपने ये बनाया क्या है, उसके बारे में बताना अवश्य होता है। तो बताएंगे कैसे? बताओ, बिल्कुल बताइए। कि माना, सही है, बिल्कुल माना। हाँ हाँ, आप साथ साथ में भी लिखता रहना है। बिंदु ओ पर कोई आवेश कौन सा है? प्लस क्यू स्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसके विद्युत क्षेत्र, किसमें जी? विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक परीक्षण आवेश, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज, प्लस क्यू जीरो को कहां से भाई? अनंत से। और कहां तक लाया जाता है? बिंदु पी तक लाया जाता है, जिनके बीच की दूरी कितनी है बताओ? दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस चित्र के बारे में। अब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इतना क्या होने के बाद में क्या है? जब दोनों आवेश है तो दोनों के आवेश के बीच में बल लगेगा, और जो किससे निकलता है? किसके नियम से निकलता है जी? सामने लिखा आपके, तब कूलाम के नियम से। ठीक है, क्या होगा? दोनों आवेशों के बीच, किनके बीच जी? दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल। तो कितना होगा जी दोनों आवेशों के बीच विद्युत करने वाला बल? आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। और आपको पता है कि इसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह है Q और Q की जगह है Q0 और R की जगह तो R ही है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होगी यहाँ तक? बिल्कुल सही है। अब इससे अगली लाइन में क्या? इससे अगली लाइन में इधर कर रहा हूँ मैं, इसके बाद में ये मतलब नीचे लिखना है
मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र, क्या जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी लिखते हैं हम, E बराबर क्या फॉर्मूला है, एफ अपॉन क्यू जीरो, आप लोगों ने पढ़ा है पिछले में, हमने आपको बताता भी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है आपका, E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, ठीक है। तो E इक्वल टू 1 अपॉन क्यू जीरो बाहर, आपका मान रखिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। रखो मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया जी आपका फॉर्मूला, क्लियर है, न्यूटन प्रति कूलम। और यदि आप इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, इसके नीचे मैं इधर लिख रहा हूं, यदि क्या हो बताइए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बीच में समझ लीजिए कोई माध्यम हो, और माध्यम का परावर्तनांक क्या हो, एप्सिलॉन आर हो, तो क्या होगा, यदि माध्यम का परावर्तनांक कितना हो, एप्सिलॉन आर, तो तब क्या होगा, E बराबर बताइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और साथ में एप्सिलॉन यहाँ पर R भी आ जाता है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप फिर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, खाली इसको एप्सिलॉन, क्योंकि इन दोनों के बराबर एप्सिलॉन होता है, और इनको में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, और बड़े ही ध्यान से आपको ये समझना था, और आप इसको समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इससे अगला आर्टिकल करवाते हैं आपको, जो अगला टॉपिक है। देखिए इसके बाद में वैसे कई टॉपिक है, वैद्युत बल रेखाएं भी है, और एक अभी एक डिस्क की कारण भी है, लेकिन उससे पहले हम आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के बाद में ये टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक एकदम से थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। सबसे बढ़िया कि पहले हम आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम अगले टॉपिक की तैयारी करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है, अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास में बहुत अच्छा टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक बहुत अच्छा है, और इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना भी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिरकार होता क्या है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में बहुत बढ़िया आ जाएगा ये, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन यदि आप लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो तब ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको इसको देखिए समझाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा इसके चित्र से। आप इसका चित्र समझिए कैसे बनता है। ये है इसका चित्र, ध्यान से देखिए, ये एक साइड से गोल होता है, दूसरी साइड में गोल नहीं होता है। सेम ऐसे इधर ए बी, बीच में बिंदु होता है ओ, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये भी दूरी एल होती है, और ये भी दूरी इसकी एल होती है, और टोटल दूरी आपको पता है कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। इतना तो आप समझ गए होंगे कि टोटल दूरी 2l कैसे हुई है, ठीक है। तो ये तो होता है इसका चित्र, क्लियर है। और परिभाषा भी हम आपको इसी में बताते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले तो समझो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है। देखिए आप सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री में एक चीज़ लिखी होती है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणुओं के अंदर परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इतना तो आप सभी जानते हैं और सभी ने पढ़ भी रखा है। तो अब ये क्या होता है, जैसे कहा ना कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, तो ये होता है भाई अणु। क्या होता है, अणु। उसी अणु की बात हो रही है, ये किसी भी पदार्थ का क्या होता है,
अणु होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा, इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा। जैसे कि आपके पास में जल है तो जल का एक अणु ले लीजिए H2O, उस अणु की बात हो रही है। और 1 ग्राम जल में बहुत सारे H2O अणु होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। तो इसीलिए ये जो दोनों परतें ना, इसकी गोल नहीं बनाई जाती है, दोनों थोड़ी सी अलग अलग शेप की बनाई जाती है, कि ताकि इसमें कुछ आपको डिफरेंस का पता चलता रहे कि कुछ डिफरेंस है भी या नहीं भी है। कभी आपने दोनों सेम बना दी तो तब एक डिफरेंस का पता नहीं चलता अगर गोल बना तो कि जैसे कि आपने किसी तार को काट दिया हो। तार नहीं होता है, ये होता है एक अणु, यानी कि एक सब पार्टिकल। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? परिभाषा इसमें है, मैं तो सीधा इसी से बताऊंगा, मैं और फालतू की बात बताऊंगा नहीं आपको। देखिए क्या है परिभाषा, ऐसा निकाय। देखो जो भी कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु, ये हो चाहे मैं हूं, मैं तो एक निकाय हूं, ये भी एक निकाय है, चाहे कोई वस्तु कह लो आप लोग, है ना। तो ऐसा निकाय क्या बोल देंगे? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। कैसे आवेश जी? विपरीत आवेश। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, कितनी दूरी होती है? अल्प दूरी होती है, बहुत ही छोटी सूक्ष्म दूरी है। तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, बस यही लिखना है। और किसी परिभाषा, आप किसी बात पे जाओ ही मत, बस चित्र में देख लो कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। तो लिखिए, देखो जी परिभाषा सभी के सब बच्चे देखिए, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये तो होगी जी इसकी परिभाषा कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं HCl का। जैसे HCl के एक अणु में, ध्यान से समझिएगा, H+ व Cl- आयन के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 0.1। इसी से पता चल जाएगा आपको कि ये कितना सूक्ष्म है। एंगस्ट्रॉम के बारे में जानते हैं ना, ये एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसी से अंदाजा लगा लो कि कितना सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, तो ये इतनी कम दूरी होती है एक छोटे से द्विध्रुव में, एक डायपोल में। ठीक है, तो अब हम बताएंगे जो अगला टॉपिक है इसमें, वो क्या है? वो है जी आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अंग्रेजी वही है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यह है इसकी अंग्रेजी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और परिभाषा, बस सीधा परिभाषा पे आते हैं बात। परिभाषा कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है कि वैद्युत जो आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव है, इसके देखो परिभाषा क्या है। परिभाषा बहुत ही आसान है और परिभाषा भी इसके चित्र में बन, ये वाला चित्र आपको इस वाली डेफिनेशन में नहीं बनाना है, इस वाली में बनाना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और बनाना चाहते तो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब हम आपको लिखवाएंगे इसकी परिभाषा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। तो लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी, यहां तक लिख लिया ना सबने, साथ साथ लिखते भी रहो भाई, का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बस सिंपल सी परिभाषा है। और एक बात और लिख देंगे, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई है इसकी फाइनल परिभाषा, ठीक है। और एक साथ में हम लिखेंगे, फॉर्मूला देख लीजिए, P इक्वल टू Q और गुणा क्या है 12। तो फॉर्मूला क्या होगा जी, P गुणा 12, यानी कि P इक्वल टू Q इंटू 12। ये हो गया जी आपका इसका फॉर्मूला, क्लियर है। और अब इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक देख लीजिए क्या होगा, Q का मात्रक क्या है जी, कूलाम। L यानी कि दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। अब बात करेंगे विमा की, किसकी बात करेंगे जी हम, विमा की। कूलाम की विमा क्या होती है, A T। इसकी विमा क्या होती है, L। तो विमा क्या होगी जी, LTE, ठीक है। और एक बात लास्ट करेंगे हम राशि की। राशि कैसी होती है जी, सदिश, याद रखना, आघूर्ण सदिश राशि होती है। अदिश मत लिख देना भूल कर भी, ठीक है। तो ये था जी आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना भी है। अगला जो आपके पास में टॉपिक है, अभी अभी जो आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव, अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब टॉपिक वही है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला हेडिंग है जी आपके पास में, ठीक है। और इसकी जो आपके पास में स्थितियां हैं वो है टोटल 3 स्थिति। कितनी स्थिति है, 3। वैसे आपको कक्षाओं में तो केवल 2 ही स्थिति बताई जाती है कि केवल 2 स्थितियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी 3 स्थिति है। और हम आपको यहाँ पर तो 3 ही स्थिति करवाएंगे, बल्कि हम लोग भी जब हम क्लास करवाते हैं तो क्लास में हम केवल 2 ही स्थिति बताते हैं, हम 3 स्थिति वहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों के समझ में थोड़ा सा तीसरी स्थिति दिमाग में से निकल जाती है। और क्योंकि ये क्लास एडवांस लेवल के हैं, क्योंकि नेट और जेईई एडवांस लेवल की है, तो हम आपको करवाएंगे अवश्य, ठीक है। तो इसकी कितनी स्थितियां हैं, इसकी 2 स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां भाई इसकी, 2 स्थितियां। नंबर 1 क्या है, अक्षीय। इसको थोड़ा ध्यान से लिखना शब्द को, अक्षीय, ठीक है। कुछ और मत लिख देना आप, कभी लिखते हो आप अक्षीय और बना दो इसका कुछ और।
ठीक है, तो ये कौन सी है जी? तो नंबर 1 कौन सी है जी? अक्षीय ओब्लिक। दूसरा नाम होता है अनुदैर्घ्य स्थिति में। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है वो लिख लीजिए। ठीक है, शब्द आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे अलग चीजें। और नंबर 2 है निरक्षीय। कौन सी स्थिति भैया? निरक्षीय ओब्लिक अनुप्रस्थ स्थिति में। किसमें जी? अनुप्रस्थ स्थिति में। तो दो स्थिति है, एक अक्षीय है हॉरिजॉन्टल, एक अनुप्रस्थ है लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अक्षीय को तो खैर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और नंबर 1 कौन सा है? अक्षीय स्थिति में। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ सही से चमकाएगा, आप चिंता मत मानिएगा। ठीक है, हम इसी हिसाब से क्लास ले रहे हैं कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चित्र समझिए। ये तो सपोज कीजिए आपका आपने अभी अभी पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव। चित्र थोड़ा ध्यान से बनाना भाई, गलत मत बना देना। ए बी, मध्य बिंदु ओ होता है, ये भी दूरी एल है, और ये भी दूरी आपकी एल है, और ये है अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु यहाँ पर। सपोज कीजिए पी, इसकी दूरी है यहाँ से, सपोज कीजिए, दूरी हमेशा मध्य बिंदु से काउंट होती है, आर माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, और दिशा कैसे होगी? माइनस के कारण, और एक होगी प्लस के कारण। जानते हैं दिशाओं के बारे में? समस्या होगी दिशाओं के बारे में आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि हमने आपको वैद्युत बल रेखाएं नहीं पढ़ाई है, और वहां पर हम आपको दिशा के बारे में नहीं तो पता होता है कि होती क्या है क्या नहीं होती है। पता होगा तो माइनस की, अगर आपने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी होगी, जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं तो उनको पता होगा कि माइनस के कारण तो दिशा होती है माइनस की ओर ही, और प्लस के कारण दिशा होती है बाहर की ओर, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। और बीच का अंतर कितना है यहाँ पे? 180। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चित्र तो आपका बन गया होगा। चित्र आप अभी बना लीजिए क्योंकि बाद में मुझे इसको साफ करना पड़ेगा जब आर्टिकल पूरा नहीं होगा इस स्थिति में। ठीक है, तो चित्र तो आपको बन गया होगा ना ध्यान से। ठीक है, तो अब देखिए जो चित्र बना गया है, अब इसके बारे में लिखना है, और बड़े ही आसान सा तरीका बताऊंगा लिखने का। लिखना कैसे है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई कितनी है? 12 है। बस इतना हो गया। इससे आगे, इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ठीक है, तो जो आपको हमने हिंदी बताई है, लिखना अपनी कॉपी में शुरुआत कीजिए। देखिए, माना, हाँ लिखिए, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। चित्र आपको अपनी कॉपी में यहीं पर बराबर में बनाना है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू, यहां तक लिख लेना सबने। आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी अल्प लंबाई
अल्प लंबाई 12 है, ठीक है। और अगली लाइन, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतना लिखना है, इसके अलावा आपको और एक भी शब्द फालतू बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे तब चित्र करने सवाल, यानी कि फ्रॉम द फिगर क्या होगा, ध्यान दीजिए। ओ ए के बराबर है ओ बी, अगर आप लोग ध्यान से देखें दोनों का मान कितना है एल, और ए बी का मान कितना है जी 12 है, और ओ पी का मान कितना है जी आर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ओ पी का मान आर है। अब बताओ कि ए पी का मान कितना होगा, जरा ध्यान से देखो। ए पी यहाँ तक है भाई, ठीक है, तो ए पी में ओ पी और प्लस ओ ए दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या है ए पी होगा ओ पी प्लस ओ ए। ध्यान दीजिए, यहाँ तक ओ पी और प्लस साथ में ओ ए, क्लियर है, आर प्लस एल। अब बताइए बीपी कितना होगा, बीपी है जी इधर का, ओपी यहाँ तक का, तो क्या करेंगे इस पूरे ओपी में से छोटा सा ओबी घटा देंगे, तो हमारा बीपी बच जाएगा। क्या बचेगा, ओपी में से ओबी माइनस हो जाएगा, तो आपका बीपी बच जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये तो आपने डिस्टेंस लिखी है। अब देखिए, इसलिए आवेश शुरुआत में कौन सा है जी माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो आवेश माइनस क्यू का वैल्यू होगा ई ए बराबर 1/4π/0 क्यू ए अपॉन ए पी का स्क्वायर। जब ए की बात हो रही है फिर तो ए किस पर है ए पर, हाँ माइनस क्यू किस पर है ए पर है, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए पी का स्क्वायर आएगा, क्लियर है। तो ई ए बराबर 1/4π/0 क्यू ए का मान क्या है, माइनस का क्यू है, लेकिन सदिश राशियों में माइनस प्लस नहीं रखा जाता, इतना याद रखना। माइनस प्लस केवल अधिस राशियों में रखा जाता है, सदिश में नहीं। तो सदिश में खाली क्या रखा जाएगा क्यू, और एपी का मान क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप बात करेंगे ये माइनस क्यू के कारण, अब बात होगी प्लस क्यू के कारण, किसके कारण आवेश प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यही सेम बिल्कुल एंड आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वही सेम लिखना है आपको जो मैंने गैस किया ना। आप समझ गए होंगे कि आगे लिखना क्या है, तो वो क्या होगा ई बी बराबर 1/4π/0 क्यू बी अपॉन बी पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ई बी बराबर 1/4π/0 क्यू बी का मान प्लस का क्यू ही है, और बी पी की वैल्यू ये रही जी, ये रही, देखो देखिए यहाँ पे ध्यान से आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, चित्र को ध्यान से देख लिया होगा, बना भी लिया था। और एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि मैं साफ करने वाला हूँ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, इसको ध्यान रखना क्योंकि अभी आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको साफ करने वाला हूँ, और 180 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि एक के डायरेक्शन में एक में। अब करवाता हूँ इसको मैं आगे, बिल्कुल कॉपी में सेम ऐसे ही लिखना है, बोर्ड में रहेगा तो सेम बिल्कुल ऐसे लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत
छेद की तीव्रता। अब हम परिणामी निकालने हैं। अच्छा, यहां पर अब थोड़ा सा मैं अलग से करना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप लोगों ने कक्षा 11 में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा हो और जब दो सदिश राशियां होती हैं तो उनका परिणामी निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। यदि आप लोगों ने कक्षा 11 में समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा, वेक्टर वाले चैप्टर में, तीसरा चैप्टर है वहां पर कक्षा 11 में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, मैं आपको अभी इसी से सिखाऊंगा। गणित वाले बच्चों को बहुत आसानी से पता होगा कि ये होता है, क्योंकि वहां तो लोग गणित में पढ़ने के लिए है, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो, तो तब समझ लीजिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो परिणामी है, परिणामी है ई, परिणामी क्या है ई, पी की जगह ये आएगा और क्यू की जगह ये आएगा, यानी कि ई ए और प्लस ई बी का स्क्वायर और प्लस 2 ई बी कोस थीटा की जगह हमने अल्फा ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? कक्षा 11 का फॉर्मूला है दो सदिश राशियों का परिणामी निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां तक तो लिख लिया होगा ना सभी ने, मतलब यहां तक तो समझ में आ गया होगा, साथ साथ में तो मत लिखना, भी बाद में लिखना, ठीक है। तो अब देखिए ई स्क्वायर बराबर ई ए की वैल्यू कुछ नहीं, सेम रखो, प्लस ई बी की वैल्यू भी सेम रखो, 2 ई ए ई बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, मैंने बहुत जोर दिया उस पर, 180। कितना एंगल है? 180। तो ई स्क्वायर बराबर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए और ये ई बी, और कोस 180 का मान कितना आता है? गणित वाले बच्चों को तो पक्का पता होगा, -1 होता है, लेकिन हो सकता है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं पता, तो आप लोग समझ लीजिए कि कोस 180 का मान -1 होता है, ठीक है। ई स्क्वायर बराबर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर और माइनस का हो गया जी 2 ई ए ई बी। अब देखिए ये हो गया जी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पर भी कुछ आपको अलग चीज सिखाऊंगा। इसको लिखा मैंने ई बी माइनस ई ए का होल स्क्वायर। मैंने a माइनस बी क्यों नहीं लिखा है, मैंने ई बी माइनस ई ए ही क्यों लिखा है? इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ अभी 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 आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये है a वाला, ठीक है, और वो है बी वाला, क्लियर है? तो इसको समझिए कि मामला क्या है, कि मैंने ई बी माइनस ई ए ही क्यों किया है। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आऊंगा। सपोज कीजिए कि इस क्यू का मान 100 है। कितना मान है? 100। और ये जो आर है इसका मान सपोज कर लो ये आपके पास में ज्यादा मत छोड़िए आप 10 है। कितना है? 10। और ये जो एल है इसका मान है 5। कितना है? 5। अभी इसका जो भूल जाओ तो कितना हो गया? 100 अपॉन में हो गया है 15, तो 15 से भाग देंगे तो 15 6 की 90, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 के आसपास, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसका मान है 100, 10 माइनस 5, 100 अपॉन में आ गया है 5, तो कितना हो गया जी? 20। मान किसका ज्यादा है, ये वाला है कि ये वाला ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है ना, क्लियर बात है, यानी कि माइनस वाला ज्यादा है। तो देखिए नियम यही होता है कि हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं आर्टिकल में सोल्व करने के लिए, नहीं तो ये शुरुआत में माइनस निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है इसलिए हम ई बी माइनस ई ए करते हैं, नहीं तो हम ई ए माइनस ई बी भी लिख सकते थे। करते क्यों हम? उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है? कम है। यही कारण है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ई बी माइनस ई ए। इस बात को हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ई बी माइनस ई ए रखने का क्या वजह है, क्योंकि इसका मान ज्यादा है और इसका मान कम है। कम क्यों है समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस है, क्योंकि इसमें कम संख्या से भाग हो रही है और इसमें ज्यादा संख्या से भाग हो रही है। और कम संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी और ज्यादा संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू कम आती है।
मुझे लगता है कि अब ये आपका ये वाला जो कंफ्यूजन है दूर हो गया होगा कि मैंने इसको ई बी माइनस ई ए ही क्यों किया है, इसके पीछे की क्या वजह थी ये मैंने आपको साफ साफ बता दी है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा जी आपका कैंसिल, तो ई बराबर हो गया है ई बी माइनस ई ए। ठीक है, अब इन दोनों केस में मान रखिए, ई बी का मान ये रहा और ई ए का मान ये रहा। अब ये दोनों मान आपको इसमें पुट करने हैं। अब मैं बोर्ड साफ करूंगा, आप इसको चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा इधर से साफ करूँ, इधर से भी साफ करूंगा और तब मैं इसको आगे शुरू करवाऊंगा। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, चाहे आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे करते हैं। और एक बात और याद रखिए, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और यदि आप चाहे तो आप बायोलॉजी के हैं तो चाहे आप मैथ्स वाले हैं, यदि आपके पास में पेपर को हल करने का समय कम है तो आप ये लिख के अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत इनको ना दिखाओ, सीधे इसको लाइन को दिखाओ, ई बराबर ई बी माइनस ई है, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको बताया कि ये आया कैसे है, सिर्फ इसलिए बताया गया है। और यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आप सीधा ये लिखेंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यदि आपके पास में पेपर में समय कम है तो। ठीक है, सीधा ये लिखना है आपको, तब भी आपको बीच की 1 2 3 4 5 लाइन कम हो जाएगी, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, अब उस समीकरण में हम मान सकते हैं क्या थी वो, ई बराबर ई बी माइनस ई, यही तो आता फाइनल है ना। रखिए मान ई बराबर, जरा ई बी का बताओ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अपनी जो आपने कॉपी में लिखा है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या यही मान है कि कुछ और मान है। ठीक है, और ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, बताइए दोनों में क्या चीज कॉमन आएगा, दोनों में ये भी सेम है, साथ में क्यू भी सेम है, तो क्यू आपका क्या आ गया कॉमन, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी क्या आ गया कॉमन। क्या बच गया जी यहाँ पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब गणित वाले बच्चे हैं आप, कुछ बायोलॉजी वाले भी हैं, लेकिन एलसीएम लेना सभी से आता है। दोनों अलग अलग संख्या है तो एलसीएम कैसे लेगी, दोनों की आपस में नीचे हो जाएगी गुणा। ठीक है, और इसकी इधर और इसकी इधर करिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको इससे आगे सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसमें सीधा एक ही फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, इन दोनों को बंद कर दीजिए। एक तो तरीका वो है। ठीक है, और एक तरीका यह है कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, आपकी इच्छा है किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप गणित के स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, मैं यहाँ पर दोनों जगह ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार होता है ए माइनस बी और एक बार होता है ए प्लस बी, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो। ऊपर तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा और नीचे में इसका इस वाले का ये बनाऊंगा, समझ गए। मैं दोनों जगह इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपकी इच्छा है कि आप चाहे दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कर लीजिए ए बी, तो ए माइनस बी, ए बीच में माइनस और बी, ये माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, इसको बंद कर दो, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यहाँ पर आर से आर गया और यहाँ पर एल से एल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ई बराबर क्या बचा है जी बताओ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना होगा जी एल एल 2l, यहाँ कितना होगा जी 2r, नीचे कितना होगा जी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, इतना ही आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है ना, हाँ जी, बस ये इतना ही आएगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक जो लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, चूंकि जो एल है वो बहुत छोटा है किससे, आर से, क्योंकि मैंने बताया था ना ये दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है और वहां पर 10 की पावर -10 आ था। ठीक है, तो इसलिए जो एल स्क्वायर होगा वो और भी ज्यादा छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू किस हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर का मान लगभग 0 के आसपास ही हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझिए कि समझ लीजिए एल का मान है 0.001, और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता हो जाएगा 0.00000001, इतना जाएगा ना। तो अब इसको लगभग यदि आप 0 ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बल्कि इसका एल का मान इससे भी बहुत कम होता है, समझिए। तो इसलिए इसको हम लगभग लगभग किसके आसपास लिख देते हैं, 0 के आसपास ही लिख देते हैं, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में से इतना घटाना वो लगभग शून्य ही होता है। समझिए बात को कि मैंने इसको 0 के आसपास को लिखा है, क्योंकि इसका मान बहुत ही कम होता है। जरा लिखिए यहाँ पर, देखो जी, ई बराबर क्या बच गया जी आपके पास में, ये हो गया जी Q/4πε0, और ये हो गया जी आपका 4RL। ठीक है, 2 दूना 4, और यहाँ पर हो गया R² -0 की पावर 2। ठीक है, अब E बराबर Q/4πε0, ये हो गया 4RL, और 2 दूना 4, R की पावर कितनी हो गई जी 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। अब देखिए ई बराबर क्या बचेगा, 1/Q/4πε0, ये हो गया जी 4L, अपॉन में बच गया R की पावर 3। एक आंसर से ये एक पावर कम होगी, क्योंकि नीचे 4 पावर थी तो 3 पावर आ जाएगी। इसको ऐसे काट कर मत दिखा देना कि 3 बचेगी, क्योंकि वो पावर 4 है, ज्यादा है। ठीक है, 2 होती तो काट के दिखा देते हैं। ठीक है, अब ई बराबर यहाँ पर मैंने कर लिया 1/4πε0 इनटू, और यहाँ पर मैंने जो क्यू है इधर ले लिया 2 बाहर क्यू इंटू 2, समझ गए। हाँ, क्यू क्या एग्जाम में आ जाएगा, इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, 4 आ जाएगा, ये क्यू मैंने इन दोनों के बीच में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो क्यू इंटू 12 है किसका फॉर्मूला है, जो मैंने आपको अभी पढ़ा था, किसका फॉर्मूला है बताइए, अगर याद आ गया है तो। आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला है पी का, किसका फॉर्मूला है, पी का, जिसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ पर क्या था, न्यूटन प्रति कूलम, और यही क्या आपका फाइनल आंसर बराबर में लिख दिया ना, जो कि पी बराबर होता है क्यू इंटू 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका था, पी का था, तो इसलिए हमने इसकी जगह में क्या लिखा है, पी लिखा है। तो इस प्रकार ये आर्टिकल आपका पूरा हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये समझ में कहीं पर आपका कोई सा पॉइंट सही से सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस पूरे आर्टिकल को दोबारा देखिए। ठीक है, और एक बार तो आपने अपनी कॉपी पे लिख दिया है, आप एक बार इसको अकेले मतलब खुद स्वयं से निकाल करके देखिए कॉपी पर, रफ कॉपी पर, कि क्या आपसे आर्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है उसी दिक्कत को आप दोबारा वॉच करिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इससे अगली वीडियो में हम आपको इसकी दूसरी स्थिति बताएंगे, निरक्षीय स्थिति, और फिर तीसरी बताएंगे निरक्षीय किसी भी स्थिति में। और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्लास वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में, चाहे वो आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई भी आपके कुछ भी लगते हैं, अवश्य करना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। समझ लीजिए कि हमारी फीस होगी। धन्यवाद, नमस्कार।